जो नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है वो 7.6 है, कंटिन्यूअस फंक्शंस का ही है। क्वेश्चन में जो डेफिनेशंस होती है ना, पहले आप उनको फोकस किया करें। अगर आप वो डेफिनेशन क्लियर नहीं होंगी ना तो थ्योरम को कभी भी क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही इस तरीके से है कि हमें थ्योरम्स छुड़वा दिए जाते थे चॉइस पर 9th-10th क्लास में, तो हमारा इतना टेम्परामेंट या हमारी मेंटालिटी थ्योरम्स को लेकर ना थोड़ी सी वीक ही होती है। हालांकि इसमें मुश्किल कुछ नहीं होती, सिर्फ डेफिनेशन को डिटेल में पढ़ना होता है और वही आपने बार बार अप्लाई करना है। अब इसकी जो डेफिनेशन है ना मैं साइड पर लिख देती हूँ, उसका क्या मतलब है, क्या लेके क्या बनाना है, फिर थ्योरम इजी हो जाएगा। कहता है एफ एक्स टू वाई कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट है। मतलब पहले तो आपको कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट की डेफिनेशन पिछले थ्योरम में जिन्होंने नहीं पढ़ी है डिटेल में बताई गई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो उसको जाके गो थ्रू कर लें। दूसरा वो कहता है कि सीक्वेंशियली कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट, ये दो अलग टर्म्स है। ठीक है, एक कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट पहले देख लेते हैं वो क्या है। कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट का मतलब होगा कि अगर एन आपके पास क्या हो, वो सिस्टम ऑफ नेबरहुड ऑफ एफ ऑफ पी से लें, तो देन आपके पास जो इस एन का इनवर्स होता है, एफ इनवर्स ऑफ एन, वो सिस्टम ऑफ नेबरहुड ऑफ पी में आएगा। ये बेसिकली कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट की डेफिनेशन होती है। इसी तरीके से जो सेकंड टर्म आपके पास इस्तेमाल की गई है वो क्या है, वो सीक्वेंशियली कंटिन्यूअस है। अब आपने इस चीज को थोड़ा सा वर्ड से समझना है, सीक्वेंशियली कंटिन्यूअस एट टी। अगर आपके पास यहाँ पर सेट एक्स है और यहाँ पर सेट वाई है, मतलब ये सेट वाई है और ये सेट एक्स है, और इन दोनों को जो लिंक कर रहा है वो फंक्शन एफ है। अब आपने क्या किया, आपने यहाँ पर कोई सीक्वेंस लिया, यहाँ पर एक कोई सीक्वेंस ले रहे एक्स में a1 a2 सो ऑन अप टू an, और ये जो सीक्वेंस an है ये आपके पास कन्वर्ज कर रहा है किसको, पॉइंट p को। तो इस ये चीज an सीक्वेंस x में है और वो कन्वर्ज किसको कर रहा है, वो p को कन्वर्ज कर रहा है। अब जरा गौर करें, जब a1 पर आप f लगाएंगे तो उसकी इमेज f ऑफ a1 बनेगी। इसी तरीके से A2 पर जब आप F लगाएंगे उसकी इमेज F ऑफ A2 बनेगी। सो ऑन चलते जाएंगे, जब AN पर आप F लगाएंगे तो वो F ऑफ AN एक सीक्वेंस बनेगा। मतलब इधर से एक सीक्वेंस लेते हुए Y में भी एक सीक्वेंस बने जब उन पर आप F ऑपरेट कर देते हैं। अगर ये AN सीक्वेंस P पर P को कन्वर्ज कर रहा है तो एफ ऑफ ए जो सीक्वेंस बना है वो किसको कन्वर्ज करना चाहिए, वो इसकी इमेज को कन्वर्ज करना चाहिए, मतलब एफ ऑफ पी को कन्वर्ज करना चाहिए। अगर ये बात पूरी हो जाती है तो वो आपके पास कंटिन्यू सीक्वेंशियली कंटिन्यूअस एट पी हो जाएगा। मतलब हम लोगों ने यहाँ से क्या कंक्लूड किया, हमने ये कंक्लूड किया कि अगर आपके पास ए एन कन्वर्ज कर रहा हो पी को, देन एफ ऑफ ए एन कन्वर्ज करे किसको, एफ ऑफ पी को। अगर ये बात पूरी हो जाती है तो फिर हम ये कहेंगे कि सीक्वेंशियली कंटिन्यूअस एट पॉइंट पी है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, ये सिंपल सी डेफिनेशन थी, इसको हमने प्रूव करना है। ये फेनोल लीफ के साथ रिजल्ट नहीं है, पहला चैप्टर में से थ्योरम आया जो फेनोल लीफ के साथ नहीं है। सपोज करते हैं कि एफ आपके पास एक्स से वाई तक क्या है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एट p बिलोंग्स टू x है। हमें प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव। जब आप वीडियोस देख रहे होते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दिया करेंगे। आपको लेक्चर समझ आया है, नहीं समझ आया, किसी और टीचर को इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए एट p बिलोंग्स टू x, या किसी और सब्जेक्ट को स्टार्ट किया जाए, आप हमें रिव्यूज दिया करें अपने अच्छे अच्छे। सीक्वेंशियली कंटिन्यूअस प्रूव करना है, सीक्वेंशियली कंटिन्यूअस प्रूव करना है, इसका मतलब है स्टार्टिंग मेरा ये है और टारगेट मेरा ये है। मैंने लेट ले लिया, एक सीक्वेंस लिया है, लेट अस सपोज दैट an कन्वर्जेस टू p। अब मेरे बेटे बात सुन लेनी है, जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट है जिस तरीके से ये हो गया या फंक्शनल एनालिसिस हो गया,
उसमें कन्वर्जेंस का क्या मतलब है? ये ए एंड पी को कन्वर्ज करता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हर वो ओपन सेट, हर वो ओपन सेट जिसमें ये पॉइंट पड़ा हुआ है उसमें सीक्वेंस की तमाम टर्म्स पड़ी होनी चाहिए, तकरीबन तमाम की तमाम टर्म्स पड़ी होनी चाहिए। एक दो मिस भी हो सकती है, मतलब मेजॉरिटी टर्म्स उसके अंदर पड़ी होनी चाहिए। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि अगर ये सीक्वेंस ए एंड पी को कन्वर्ज कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हर वो ओपन सेट जिसमें पी पड़ा हुआ है उसमें सीक्वेंस की तकरीबन सारी की सारी टर्म्स मौजूद है। उसमें सीक्वेंस की क्या है? सारी की सारी टर्म्स मौजूद है। तो ए एन कन्वर्ज कर रहा है पी को, पता नहीं मक्खियां कहां से आ गई हैं। ए एन कन्वर्ज करता है पी को, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा देन एवरी ओपन सबसेट जी कंटेनिंग पी, जिसमें पी मौजूद हो, पी कंटेन्स almost all the terms of the sequence, all the terms of the सीक्वेंस क्या है आपके पास? ये ए है। ये आपने याद रखना है। डिफरेंट सब्जेक्ट्स में कन्वर्जेंस की डिफरेंट डेफिनेशंस होती है। रियल एनालिसिस में और होगी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आपने और पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ी होगी, यहाँ पर टोपोलॉजी और फंक्शनल एनालिसिस में आपने और तरीके से कन्वर्जेंस की डेफिनेशन पढ़ ली है। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि एवरी नेबरहुड ऑफ P contains almost all the terms of the sequence, all the terms of the sequence। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि हर ओपन सेट में तमाम की तमाम टर्म्स है, मतलब हर वो ओपन सेट, ये ओपन सेट है जिसमें पी पड़ा हुआ है, उसमें तमाम की तमाम टर्म्स है। तो यहां से मैं इसको एनहांस कर सकती हूँ कि हर सेट अपना सबसेट है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? नेबरहुड हो जाएगा। सिमिलर अगर इस जी में तमाम की तमाम टर्म्स हैं तो ये जो नेबरहुड वाला जी है इसमें भी सीक्वेंस की तमाम टर्म्स मौजूद होनी चाहिए। तो वही यहाँ पे लिखा है एवरी नेबरहुड ऑफ पी कंटेन्स ऑलमोस्ट ऑल द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। अच्छा, हम यहां पर कर लेते हैं एच आपके पास एन ओपन सबसेट ऑफ वाई, और इसके अंदर आपके पास क्या पड़ा होगा? एफ ऑफ पी पड़ा होगा। ठीक है, हमने एच एक ऐसा ओपन सबसेट लिया है वाई का जिसमें क्या पड़ा होगा? एफ ऑफ पी पड़ा होगा। और साथ ही हम कह रहे हैं कि हम ले लेते हैं जो इसका इनवर्स होगा उसको हम कह देते हैं कि वो m है। और अगर ये एच वाई में है तो जब हम इनवर्स लगाते हैं, मतलब यहाँ पर है तो जब इनवर्स लगाते हैं तो वो चीज कहाँ जाती है? x में आ जाती है। मतलब ये जो m हमने नाम दिया है ये सबसेट किसका हो जाएगा? x का हो जाएगा। अब जरा यहाँ पर गौर करिएगा, अगर h जो है वो ओपन सबसेट है y का जिसमें f ऑफ p है, तो इस स्टेप से आप क्या लिख सकते हैं? इस स्टेप से आप ये लिख सकते हैं कि एफ ऑफ पी कंटेन करेगा किसमें? एच में। और एफ ऑफ पी बिलोंग करेगा, क्योंकि ये पॉइंट है और ये सेट है, पॉइंट सेट से हमेशा बिलोंग करता है। एफ ऑफ पी बिलोंग किया एच से, और हर सेट अपना सबसेट होता है। तो मैं इस स्टेप को फर्दर आगे एनहांस कर सकती हूँ। ठीक है, अब जरा यहाँ पर गौर करें, ये वाला इसका क्या बन चुका है? ये इसका नेबरहुड बन चुका है। इसका मतलब है H इज नेबरहुड ऑफ F ऑफ P। अगर वो नेबरहुड है किसका? F ऑफ P का, तो मेरे पास तो उसने डेफिनेशन में क्या कहा हुआ है कि वो कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट है।
इसका मतलब हुआ यहां से मैं इसको ये लिख सकती हूँ कि H बिलोंग करता है किससे, सिस्टम ऑफ नेबरहुड ऑफ एफ ऑफ पी से। अगर सिस्टम ऑफ नेबरहुड ऑफ एफ ऑफ पी से बिलोंग करता है तो हाइपोथेसिस में उसने कहा है कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट है। कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट होने का मतलब है जब जब आपके पास ये होगा तब तब आप ये लिख पाएंगे। तो यही चीज यहाँ पर अप्लाई करूं तो एफ इनवर्स ऑफ एच किससे बिलोंग करेगा, वो सिस्टम ऑफ नेबरहुड ऑफ पी से बिलोंग करेगा। और रीजन क्या है, बाय हाइपोथेसिस, कि मुझे हाइपोथेसिस ये अलाउ करती है कि मैं H बिलोंग्स टू सिस्टम ऑफ नेबरहुड ऑफ एफ ऑफ पी को किससे चेंज कर दूं, एफ इनवर्स ऑफ H बिलोंग्स टू सिस्टम ऑफ नेबरहुड ऑफ एफ ऑफ पी। इसको यहां पर लिख लेते हैं। अगर ये सिस्टम ऑफ नेबरहुड में है तो इसका मतलब है ये फिर क्या है, ये तो नेबरहुड है। इसका मतलब है एफ इनवर्स ऑफ H इज नेबरहुड ऑफ व्हाट, नेबरहुड ऑफ P। अगर ये नेबरहुड ऑफ P है तो इसका मतलब है नेबरहुड की डेफिनेशन पूरी हो रही होगी। मतलब इस पॉइंट और इस सेट के दरमियान में कोई ना कोई क्या एग्जिस्ट कर रहा होगा, ओपन सबसेट एग्जिस्ट कर रहा होगा। और ये जो G है ये ओपन सबसेट किसका होगा, ये X का होगा, क्योंकि H जो है वो ओपन सबसेट Y का था तो उसका इनवर्स ये किसका सबसेट होगा, X का होगा। तो उसका सबसेट भी किसका सबसेट होगा, X का ही सबसेट होगा। ठीक है, अब देखें कि P बिलोंग कर रहा है किससे, G से। तो हमने तो ये कहा हुआ है कि जिस भी ओपन सेट में P है उसमें सीक्वेंस की सारी टर्म्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस P को मैं किससे रिप्लेस कर सकती हूँ, AN से रिप्लेस कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि मुझे तो क्या कहा गया है कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है, बेशक इसको स्टेरिक दे लें और यहाँ पर रेफरेंस दे लें बाय स्टेरिक। स्टेरिक मुझे ये अलाउ करती है कि P जिस में होगा, मतलब जिस ओपन सबसेट में P होगा उसमें सीक्वेंस की भी सारी टर्म्स होंगी। ठीक है, यहाँ पर आप साथ में ये भी लिख सकते हैं, ये बाद में लिख लेते हैं, एक मिनट पहले ये इसका लॉजिक पूरा कर लें। ऑलमोस्ट ऑल n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और रीजन क्या है, बाय स्टेरिक है। ठीक है, स्टेरिक में ये बात लिखी हुई है, लिहाजा मैंने ये P को AN से क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब यहां से अगर AN बिलोंग कर रहा है G से और G कंटेन कर रहा है F इनवर्स ऑफ H से, तो इसका मतलब है A बिलोंग कर रहा है F इनवर्स ऑफ H से। दोनों तरफ आप क्या ऑपरेट कर दें, F ऑपरेट कर दें, तो आपके पास ये चीज बनेगी। और ये साथ आपका लॉजिक एज इट इज चल रहा है कि ऑलमोस्ट ऑल द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, यहां से फिर हमने ये कंक्लूड कर लिया क्या कि F ऑफ AN कन्वर्ज किसको कर रहा है, F ऑफ P को कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने कहा था कि आपके पास H के अंदर क्या पड़ा हुआ है, F ऑफ P पड़ा हुआ है, यहाँ पर F ऑफ AN सारा का सारा सीक्वेंस भी इसके अंदर आ गया, लिहाजा F ऑफ AN किसको कन्वर्ज कर गया, P को। क्यों, हमने ये कन्वर्जेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी, हर वो ओपन सेट जिसमें पॉइंट पड़ा हो उसमें सीक्वेंस की तमाम टर्म्स पड़ी होनी चाहिए। ये देखें F ऑफ AN एक सीक्वेंस है, वो सारा का सारा H में है। इसका मतलब है H एक ऐसा ओपन सबसेट था जिसमें F ऑफ P था, तो हर वो ओपन सबसेट, क्योंकि H आर्बिट्रेरी था, लिहाजा हर वो ओपन सबसेट जिसमें F ऑफ P था उसमें सीक्वेंस की सारी टर्म्स हैं। और ये डेफिनेशन होती है कन्वर्जेंसी। इसका मतलब हुआ कि F ऑफ AN कन्वर्ज कर गया किसको, F ऑफ P को। तो देखें हम लोगों ने यही सिक्वेंशली कंटिन्यूअस की डेफिनेशन पढ़ी थी जो यहाँ पर मेंशन की गई है कि अगर AN कन्वर्ज करे P को, ये देखें AN कन्वर्ज किया P को, तो बदले में हमारे पास आना चाहिए F ऑफ AN कन्वर्ज करे F ऑफ P को, तो बदले में ये आ चुका है। तो मैं ये यहाँ पर कह सकती हूँ कि F इज सीक्वेंशली कंटिन्यूअस एट P। तो इस थ्योरम में सिर्फ और सिर्फ दो ही टर्मिनोलॉजीज थी, एक आपके पास कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट थी और दूसरी सीक्वेंशली कंटिन्यूअस थी। होपफुली आपको ये दोनों ही डेफिनेशन क्लियर हो गई होंगी। कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताया करें कि आपको लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।